क्या हाल है साथियों, मैं विकास सोम आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए 3 मार्च का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे आज, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9650347272 पर। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। अब फर्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, इन्वायरमेंट से संबंधित। देखिए, फैसिलिटी फॉर लो कार्बन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट। कम कार्बन यानी कार्बन का उत्सर्जन जिसमें कम हो रहा हो, ऐसी प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का जो है डिप्लॉयमेंट करना है, परिनियोजन के लिए सुविधा। तो ये जो है आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ये आती है। पावर के आती है ना, कवर कौन सा मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये संस्था है। इसने 20वां फाउंडेशन डे अपना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने अपना 20वां फाउंडेशन डे पर नेशनल इनोवेशन कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया ऑन लो कार्बन टेक्नोलॉजी। ठीक, और इसी दिन जो है एक FLCTD एक्सीलेटर का कंपेंडियम भी, संग्रह भी रिलीज किया गया। अब देखो, ये फैसिलिटी फॉर लो कार्बन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट है क्या। 2016 में लॉन्च हुआ था। एक एक फैक्ट समझते चलना। इसका उद्देश्य यह है कि हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी ढूंढनी है जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी हो, यानी कि कम एनर्जी में कम पावर दिए ज्यादा आउटपुट दे। ठीक है ना, एनर्जी का इनपुट कम हो, आउटपुट ज्यादा हो, तो दक्षता अच्छी होगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी। साथ ही साथ ये पूरी प्रक्रिया करने में जो कार्बन का उत्सर्जन है वो भी कम हो। तो ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया, और जिससे कि जो भी हमारे यहाँ अभी इंडस्ट्री और कमर्शियल सेक्टर हैं, वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम कार्बन उत्सर्जन भी कम कर सकें, ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो, क्लाइमेट चेंज ना हो, और साथ ही साथ जो है एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ी रहे। ठीक, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ये प्रोजेक्ट कौन फाइनेंस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी प्रीवियस में पूछ चुका है, 2014 या 13 में पूछा था इसने। और इसको इंप्लीमेंट करता है भाई साहब कौन, इसको वित्तीय पोषित करता है GEF, लेकिन इंप्लीमेंट कार्यान्वित कौन करता है, आपका UNIDO यानी कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, BEE के सहयोग के साथ में। ठीक, अब देखिए आज का आप लोग का जो होमवर्क है वो है ये GEF, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एंड यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बारे में पढ़िए। कोई डाउट होता है, टेलीग्राम चैनल इसीलिए बताता हूं मैं कि आप ज्वाइन कर लिए, वहां पे डाउट पूछिए, आपका डाउट जो है सॉल्व किया जाएगा। ठीक, FLCTD जो है ये 6 प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और जैसे कि अभी तक इसने जो है 18 नई टेक्निक निकाल भी ली हैं, और जिसमें से 12 जो है वो कमर्शलाइज भी हो चुकी है, व्यवसायीकरण भी हो चुकी है, यानी कि कुछ उसका पैसा भी उससे बनना स्टार्ट हो गया। ठीक, BEE के बारे में जरूर पढ़ें, GEF और UNIDO। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित, मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। ठीक, मार्स शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए हिंदी में मंगल लिख गया है। न्यूनतम सुनिश्चित वापसी योजना, जैसे आप लोग को पता होगा LIC में कई लोग आते हैं कि भैया पॉलिसी करा लीजिए, आपको जो है गारंटीड रिटर्न मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ जो है आप 10 साल तक जमा करिए, 20 साल बाद आपको जो है इतना पैसा मिलेगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि आपने जो भी बचत करी है, सेविंग करी है, उसको आप लगाइए, और उस पर जो है कुछ गारंटीड रिटर्न आपको मिलेगा, 4%, 6%, 5%, इस तरीके से। ठीक, अब ये न्यूज में इसलिए है कि जो हमारा पेंशन को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम भी चलाती है। ठीक, ये लेकिन इसमें आप जो भी पैसा डालते हो वो 60 वर्ष के बाद ही आपको मिलता है पेंशन के रूप में, और एक मुश्त भी आपको कुछ मिलता है, 60% तक आप पैसा निकाल सकते हैं, और बाकी 40% आपको एज ए पेंशन आपको मिलता है। तो अब PFRDA ने बोला है कि भाई साहब हम भी मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम, जिसमें कि जो भी बचत करता अपना पैसा डालेंगे उस पर उनको कुछ मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज PFRDA ने कहा है। जब ये आ जाएगा तब इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो है मार्स स्कीम PFRDA की तरफ से चलाई जाने वाली है, इसी साल के अंत तक चलाने की इनकी जो है कोशिश है, और सब्सक्राइबर को जो है पैसा इसमें मिलता रहेगा, अपना जो भी डालते रहो, मतलब जो भी सब्सक्राइबर मान लीजिए सब्सक्राइब किया कि हमको एश्योर्ड रिटर्न मिले,
ठीक, उसको 100 रुपये उसने किया, 1 साल बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब 6% के हिसाब से आपको 106 रुपये मिल जाएंगे। अब मान लीजिए जो भी भाई PFRDA रखे रहेगा पैसे अपने पास, तो ना वो भी तो कहीं आगे लगाएगा पैसे, तो उस भाई आगे लगाएगा, मान लीजिए लॉस हो गया जो भी हुआ, इनको भाई साहब को जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको 106 रुपये 1 साल के बाद जरूर मिलेंगे। ठीक, तो समय भी फिक्स्ड है इसमें और इसमें रिटर्न भी फिक्स्ड है। ठीक, आप लोग से क्वेश्चन यहाँ पर ये है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने आप लोग लिंक भी दिया था, RBI संबंधित कई सारे पॉलिसी रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF, LAR, ये सब क्या होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या क्या होता है, और यहाँ पे करंट अफेयर में भी कई बार समझाया है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, हेल्थ से संबंधित है, आरोग्य वनम। आरोग्य वनम, देखो अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अभी मौजूद थे प्रेसिडेंट हाउस में। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ने बुला रखा था उनको, उन्होंने कहा था कि आ जाओ 1 मार्च को हम लोग इनॉग्रेट करेंगे आरोग्य वनम। ठीक, ये प्रेसिडेंट एस्टेट में, यानी प्रेसिडेंट का जो पूरा महल है वहाँ पर जो है एक पार्क बनाया गया है। पार्क क्या है, देखिए इस तरीके का पार्क है, ये ऊपर से बर्ड आई व्यू है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई योग करता हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है। और इसमें जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, इसमें अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स हैं, आयुर्वेदा में जो यूज़ होते हैं वो सारे प्लांट हैं इसमें, और ऊपर देखिए योगिक मुद्रा में बैठा हुआ है। ठीक, कॉन्सेप्ट इसका यही है आरोग्य वनम का, कि आयुर्वेदिक प्लांट्स को बढ़ावा, उनकी क्या महत्व है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, उसको बढ़ावा दिया जाए। और ये अब पब्लिक, ओपन फॉर पब्लिक व्यूइंग भी हो जाएगा, पब्लिक जाके देखेगी। लेकिन यार ये जो व्यू है ये तो हवा में, मतलब बर्ड आई व्यू से ही दिख सकता है, तो वो तो हमने देख लिया। ठीक, 6.5 एकड़ के करीब जो है ये फैला हुआ है, और योगा मुद्रा में 215 हर्ब यहाँ पे लगाए गए हैं, जड़ी बूटियाँ, और जो है जो कि आयुर्वेदा में काम करती हैं। इसका वनम का वाटर फाउंटेन भी है, इसमें योगा प्लेटफॉर्म भी है, जाओ योगा करो मस्ती से बढ़िया, वाटर चैनल, लोटस पॉन्ड एंड व्यू पॉइंट। ठीक, तो ये याद रखिएगा, आरोग्य वनम प्रेसिडेंट हाउस में ही बना हुआ है। ठीक, 6.5 एकड़ में। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित है कि खारकीव। खारकीव जो है, अगर इसको हम मैप्स के जरिए याद करने की कोशिश करें तो ऐसे होगा, ये यूक्रेन का मैप है, ये रशिया का मैप है। ठीक, यूक्रेन की कैपिटल है कीव, यहाँ से एक रिवर जाती है जिसका नाम है नाइपर, डी साइलेंट रहता है, डी नाइपर है, ये रशिया से होते हुए आती है, वहाँ पे वलादी हिल्स है, वहाँ से होते हुए बेलारूस से होते हुए और यूक्रेन, तो बेलारूस और यूक्रेन की तो सबसे बड़ी नदियों में से है ये। ठीक, और पूरे यूरोप में चौथी सबसे बड़ी रिवर है। इसके ऊपर जो है वोल्गा है, डॉन है, और एक और है मैं भूल रहा हूँ अभी, कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो यह कीव जो है कैपिटल है यूक्रेन की, और खारकीव जो है वो रशिया की, और सॉरी यूक्रेन की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। ठीक, अब रशिया जो है यहाँ पे बमबारी कर रहा था, तो अभी एक इंडियन स्टूडेंट जो है मर गया, मेडिकल स्टूडेंट, बॉम्ब शेलिंग में। और उसके पिताजी ने जो बात बोली, जो मैं आप लोगों को कल बता रहा था ना, कि 1 लाख मान लो अगर जो है 12वीं क्लास पार करते हैं बच्चे, तो लेकिन जो है ग्रेजुएट करने के लिए मेडिकल साइड से सिर्फ 10,000 सीटें ही हैं, तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, इसलिए जो है करप्शन बहुत है और खर्चा बहुत ज़्यादा। तो बच्चे क्या होते हैं कि आपका यूक्रेन चले जाते हैं पढ़ने, वहाँ पे मेडिकल स्टडी अच्छी क्वालिटी की भी है, सस्ती भी है। यहाँ पे जो बंदा मरा, उसके पिताजी ने बोला कि बच्चे ने 97% प्राप्त किए 12th क्लास में, और फिर भी उसको जो है एडमिशन नहीं मिल पाया बढ़िया इंडिया के मेडिकल इंस्टीट्यूट में। और देखो यहाँ पे गया मजबूरी में और यहाँ ख़त्म हो गया। खैर, रशिया ने आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये खारकीव पे लगभग वो कर लेगा कब्जा बहुत जल्द। और यहाँ पर सही बताऊँ तो यूक्रेन का, जो मैं पहले दिन से कह रहा था आपसे कि यूक्रेन बलि का बकरा बनेगा और बनने की कगार पे आ गया है। रशिया ने जो किया, चलो वो तो किया ही किया, गलत किया, लेकिन अब जो वेस्ट कंट्रीज कर रहे हैं वो और ज़्यादा गलत कर रहे हैं। रशिया ये कह रहा है कि भाई साहब सिटीजन्स अपने निकाल लो, हम सिटीजन्स को नहीं चाहते हैं, कीव पे हमको बस कब्जा करना है, सिटीजन हट जाओ। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रही हैं, यूके, यूएसए, सारे ये स्टिंगर दे रही हैं। ठीक है, वहाँ पे यूक्रेन कई सारी राइफल्स और ये सब कुछ जो है सिविलियंस को दिए जा रहे हैं कि तुम अब इस वॉर को बदल कर गोरिल्ला वॉर में तब्दील कर दो, और इनसे जो है बारूद, गोला और ये सब लेते रहो, इनकी दुकानें चलती रहें वेस्ट वालों की, और यहाँ पे सिटीजन्स बेचारे मरते रहें। जो काम ये हर जगह करते आए हैं, लीबिया, अफगानिस्तान, मतलब जहाँ पे भी देख लो वहाँ वही काम अब यूक्रेन में हो रहा है। और जो मैं पहले दिन से कह रहा था, अभी आप देखिएगा ये गोरिल्ला वॉर में तब्दील होने ही वाला है, बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक,
और जब आज ये वीडियो बन रहा है 3 मार्च का, तो देखिएगा 3 या 4 तारीख को ये हो जाएगा। खार्किव पूरा वो ले लेंगे और कीव पे जाएंगे, तो कीव पे जो है सारे घरों में जो घुसे हुए हैं। अब स्टिंगर मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है, मतलब स्टिंगर जो वेपन होता है, 2 लोग लेके और कहीं से भी जो है टैंक उड़ा सकते हैं, उससे एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। और ये वही वेपन है जिससे कि यूएसएसआर ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया था 1979 में, तब उसको इसी वेपन से हराया गया था, क्योंकि हर घर से कोई भी निकल आके मार दे रहा है। तो ये जो है सिटीजन्स को इस तरीके डालना तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। तो जो भी है खैर ये समझना चाहिए। खार्किव के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, सेकंड लार्जेस्ट जो है सिटी है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, वो सब आपको दिख ही रहा है इसमें। ठीक, ये बड़ा अच्छा सा नाम है। किस रीजन में पाया जाता है भाई? एक तो डॉनबास हम लोगों ने रीजन पढ़ा है, जो याद रखना। ये जो खार्किव है वो किसमें है? स्लोबोजन शिनिया। ठीक, ये लोग खुद कैसे बोलते होंगे पता नहीं, खैर। तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ बताई गई हैं। 8,000 अभी इंडियन नेशनल और फंसे हुए हैं। चलो कोई नहीं। और देखो रशिया के ऊपर और ज़्यादा कठिन होता जा रहा है हर जगह से। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर संबंधित देखें। स्पोर्ट में फीफा, ठीक, फीफा क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। ये फ्रांस में है, ये फ्रेंच लैंग्वेज में है, और यही वो संस्था है जो कि वर्ल्ड कप फुटबॉल का ये सब कराती है। साथ ही साथ यूएफए लीग जो है यूरोपियन यूनियन में जो कराते हैं यूरोप में फुटबॉल के कार्यक्रम। इन दोनों ने ये कहा है कि भाई साहब रशिया और रशिया से संबंधित तो कोई भी टीम हो, उसको हम फुटबॉल अब जो है उससे उसको उनको जो है हटाते हैं, फुटबॉल निलंबित करते हैं, फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे अब। तो देख लो हर जगह से जो है वो किया जा रहा है रशिया को, हर जगह से सोशल मीडिया पे, चाहे स्पोर्ट्स में, हर जगह से उसका जो है एक तरीके से बायकॉट हो रहा है। फीफा ने भी यही किया है। फीफा तो फुटबॉल तो चलो आप लोगों ने सुना ही होगा, इसके अलावा एक होता है फुटसॉल और एक होता है बीच सॉकर। ये भी फीफा ही कराता है। फुटसॉल में क्या है, इंडोर और हार्ड कोर्ट पे 5-5 लोग की टीम जो है वो खेलती है। बीच सॉकर में भी ऐसे ही बीच पे खेला जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक, और फीफा ही वो रेस्पॉन्सिबल होती है वर्ल्ड कप कराना। अच्छा, वर्ल्ड कप जो है मेन का 1930 से चालू हुआ था, ये एक फैक्ट इसमें है। लेकिन व्यूमन का वर्ल्ड कप जो है 1991 में चालू हुआ था, थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। अगर इसी जोड़े इंटरलिंक करते हुए तो 1991 में ही यूएसएसआर का विघटन हुआ था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तो ऐसे याद करो, 2 चीज़ें याद हो गई आपको, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने मेंबर जो हैं आपके फीफा के, वो 211 नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जो है मेंबर हैं। हर मेंबर का एक वोट होता है जो कि फीफा के कांग्रेस में जो है वोटिंग करते हैं, और ये एनुअली एक बार मिलते जरूर हैं। ठीक, और फीफा कांग्रेस ही इनकी सुप्रीम विधायिका है जिसमें लॉ पास किया जाता है। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और फीफा जो भी ये 211 मेंबर हैं इनको फाइनेंशियली और लॉजिस्टिकली, रसद और वित्तीय रूप से जो है मदद करता है। फुटबॉल से भी यहाँ पे बायकॉट किया जा रहा है आपका रशिया को। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित अगला जो टॉपिक है सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा, ये देखिए ऐसा है कि यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, इन्होंने 5 फरवरी को सागर परिक्रमा इनॉग्रेट किया था। इन परिक्रमा क्या भाई, रोटेशन या फिर रिवोल्यूशन कैसे हो सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि जो है सूरज की परिक्रमा करता है अर्थ, वैसे ही सागर परिक्रमा है। ये मांडवी श्याम कृष्ण वर्मा मेमोरियल गुजरात से चालू हुआ था, और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है। इसमें जो कोस्टल फिशर फोल्क हैं, यानी कि तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया जा रहा है, और ये ऑर्गेनाइज किया गया और भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात की, वहाँ से स्टेट, यूनियन टेरिटरी और सब्सिक्वेंट फेसेस में अब धीरे धीरे चले, क्योंकि परिक्रमा हो रही है ना, तो गुजरात से चालू हुई है भारत के जो है, तो गुजरात से चालू हो कैसे चलेगा। तो परिक्रमा शैल बी एक्कम्पनीड बाई स्टेट फिश ऑफिशियल जो है, ये सब लोग मिलके लोग ये जो प्रॉब्लम को जानेंगे, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। सागर परिक्रमा, बस इतना ध्यान रख लेना कि ये मछुआरों से संबंधित है, फिशरी और ये मंत्रालय जो है उससे संबंधित है। कोई सागर परिक्रमा वो मौसम विभाग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस पे मत चले आना। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित अगला टॉपिक है वो है आर्टिकल अनुच्छेद 80। देखो अनुच्छेद 80 ये बताता है कि राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे, कहाँ कहाँ से होंगे, कंपोजिशन, संरचना बताता है राज्यसभा में। ठीक, और इसी आर्टिकल को अगर आप देखो
तो चंडीगढ़ से राज्यसभा में मेंबर जाने के लिए अभी एक प्राइवेट बिल आया है। ठीक, वो प्राइवेट बिल जो है उसमें ये कहा गया है, प्राइवेट बिल क्या होता है, देखिए एमपी तो सारे ही होते हैं, सारे एमपीओ में से कुछ जो एमपी होते हैं वो क्या बन जाते हैं, मंत्रिपरिषद उनको मिल जाता है, मंत्री बन जाते हैं। ठीक, तो सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। जो मिनिस्टर नहीं है, ठीक, और वो एमपी कोई विधेयक लाना चाहता है, बिल लाता है, तो उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं, सिंपल आसान भाषा में। मंत्री नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज याद रखना, मंत्री ना हो। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए बीजेपी की भी सरकार है तो बीजेपी के मंत्री परिषद से अलग, ठीक, कोई ऐसा एमपी जो कि मंत्री नहीं है वो भी अगर कोई बिल लाता है तो वो भी क्या बोला जाएगा, प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाएगा। हालांकि अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो राज्यसभा में कितने मतलब मेंबर की कंपोजिशन क्या होगी उसके लिए आर्टिकल नंबर 80 है। और आप लोगों को पता होगा जो अनुसूची हम लोग की है, शेड्यूल जो है 4 भारतीय संविधान की, उसमें बताया गया है, ठीक, कि कितने मेंबर कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो चंडीगढ़ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से राज्यसभा में जो है मेंबर जाए, इसके लिए अभी प्राइवेट बिल लाया गया है। सिंपल सी बात है। बैकग्राउंड क्या है जनरल स्टडीज़ का पीछे, वो चीज़ ज़्यादा जरूरी है, जिसके लिए मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक, और ये कौन बिल लाया था ये जरूरी नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल था, बस ये चीज़ देख लीजिएगा। और एक बार चाहिएगा तो जो है पढ़ लीजिएगा लक्ष्मीकांत से प्राइवेट मेंबर के बारे में, कि मतलब फ्राइडे को आप नोटिस जरूर 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, कई सारी चीज़ें उसमें होती हैं। नहीं तो आप बोलिएगा तो टेलीग्राम पे मेरे पास इसका एक ऑडियो लेक्चर भी है, वो भी दे दूंगा। ठीक, तो इन्होंने देखिए यहाँ पे ये पेशकश करी है कि 1994 में पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्सटेंशन टू चंडीगढ़ एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत जो है आपका कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो चंडीगढ़ के हैं उसके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। यही इलेक्टेड मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज बने जो कि रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब राज्यसभा मेंबर को चुनने के लिए ये लोग जो है जो इलेक्टेड हैं वही लोग चुनेंगे राज्यसभा का मेंबर जो चंडीगढ़ से जाएगा। ये चीज़ इन्होंने कहा है। और आर्टिकल नंबर 80 के अंतर्गत संशोधन करने की बात कही गई है सब क्लॉज 5 में। और जो शेड्यूल 4 है उसके एंट्री 32 में चंडीगढ़ को जोड़ने की बात भी इसी प्राइवेट मेंबर बिल में बोली गई है। ठीक, मिनिस्टर बात बोला गया है, ध्यान रखना। मेरे ख्याल से अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर। भाई साहब फरवरी में भी 1.33 लाख करोड़ जो है अभी ये कलेक्ट किया गया है, जो कि 17.6% ज़्यादा था। ठीक है ना, आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि 2021 के फरवरी से कंपेयर करेंगे तो 17.6% ज़्यादा था। 5वीं बार लगातार ये एक ऐसा महीना है जिसमें 1.30 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है जीएसटी कलेक्ट किया गया। और ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि चोरी रोकी गई है और आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं। ठीक, ये चीज़ में बताई गई है। और इसी पीरियड में अगर देखा जाए, देखो ये 17.6% जो है ओवरऑल तो बढ़ा है फरवरी में, लेकिन अलग अलग स्टेट में ये जो संख्या है वो अलग अलग है। जीएसटी कलेक्शन अलग अलग जो हो रहा है वो अलग है। किसी स्टेट में 2% भी है तो किसी स्टेट में 23% भी है। ऑन एन एवरेज जो है आपका 17.6% आया है। ठीक, जीएसटी कंपनसेशन सेस, देखो ये होता क्या पहले समझ लो। जीएसटी जब आया था आपका 1 जुलाई 2017 को, तो ये कहा गया था स्टेट्स को कि मान लो भाई साहब कुछ आपकी जो पहले आपका जो रेवेन्यू होता था जीएसटी के आने के बाद मान लीजिए वो कम हो गया, तो हम कंपनसेट करेंगे, मुआवजा देंगे। इसके लिए हम एक जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाएंगे, उपकर लगाएंगे। ठीक, उस उपकर से जो भी पैसा इकट्ठा होता जाएगा उसका उद्देश्य यही होगा कि अगर ये उपकर आ गया, उससे पैसा आ गया तो उसका मतलब नहीं कि देना ही बांटना ही है। अगर आपके जीएसटी मतलब जो अब रेवेन्यू आएगा जीएसटी के लागू होने के बाद वो कम होता है पहले के कंपैरिजन में, जीएसटी के आने से पहले से, तो आपको इस सेस से आए हुए पैसे से मुआवजा देकर उसकी भरपाई कर दी जाएगी, ऑफसेट कर दिया जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये भी 10,000 करोड़ से ज़्यादा हुआ है, पहली बार हुआ है फरवरी के महीने में। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक, सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, कई बार बता चुका हूँ, कमेंट करके आपको बताना है। कुछ इस वाले टॉपिक में जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो पेपर है टॉपिक, भारत और रशिया के डिफेंस रक्षा संबंध, इसमें कई सारे फैक्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे आ सकते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन चल रही है, पता ही है, सबने देख रहे हैं, इसको अच्छी बात है। हम सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं जिसपे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल और क्या हुआ, हर चीज़ पे तुरंत जो है 15 मिनट का एक वीडियो बना देना, वो सब काम यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, वो सब के लिए जो है कई चैनल है। ठीक, तो वहाँ देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या है कि रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया बीच में फंसा हुआ है। इंडिया रशिया के साथ में के मतलब देखा जाए तो ज़्यादातर तो इंपोर्ट हम जो है डिफेंस के उपकरण तो सब रशिया से ही करते हैं। रिसेंटली हमारी यूएसए से भी दोस्ती बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि चाइना है, रशिया के चाइना के साथ में अच्छे रिश्ते हैं, चाइना के यूएसए से अच्छे रिश्ते नहीं हैं। तो मतलब इसका दुश्मन यूएसए, हमारा भी दुश्मन यूएसए, तो यूएसए भी हमारा अच्छा दोस्त हो रहा है। लेकिन रशिया के ऊपर हम वो टाइम टेस्टेड हमारा फ्रेंड रहा है कितने सालों से, हमेशा उसने मदद करी है। हमेशा सबसे बड़ा जो है रशिया का, सबसे ज़्यादा रशिया जो है एक्सपोर्ट किसे करता है? इंडिया को करता है। ठीक, गोला बारूद और ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन वेपन्स डिफेंस वाले, और इंडिया भी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट रशिया से ही करता है। ठीक, तो मतलब दोनों चीज़ें हैं। रशिया का अगर एक्सपोर्ट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिनको भी ये बेचता है वेपन, उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया को बेचता है। और इंडिया भी जो इंपोर्ट करता है कई सारी कंट्रीज, जैसे यूएसए से भी करता है, इसराइल से भी करता है। इसराइल से बाराक जो है हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। रशिया से हम लोग S-400 ट्रायम्फ कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसपे कि ये जो चल रहा है ये बवाल यूएसए और यूके वाला, उसमें हो सकता है कि काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के अंतर्गत हो सकता है कि यूएसए हमको जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दे। हालांकि करेगा नहीं यूएसए, यूएसए ने बल्कि एक अभी स्टेटमेंट पीछे भी आया था कि हम इंडिया के अपने कुछ जो है चैलेंजेस हैं, इंडिया के अपने कुछ वो हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी कंट्रियां भी रहें जो रशिया को रोकने में भी हमारी मदद करें। तो यूएसए ने एक तरीके से इंडिया को छूट दे दी, हाँ ठीक है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया शांति प्रिय देश है यार, ऐसे थोड़ी ना है। तो ये बात है। अच्छा, सब दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट कौन करता है? सबसे ज़्यादा यूएसए करता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे रशिया करता है। पिछले 5 सालों में देखा जाए तो पूरे 5 सालों में जो 100 अगर मान लो जो आर्म्स बेचे गए, तो उसमें से 37 आर्म्स बेचे यूएसए ने, 20 जो है रशिया ने बेचे। ऐसा सिपरी ने बताया है, जो कि दुनिया में आर्म ट्रेड और मिलिट्री एक्सपेंडिचर को ट्रैक करता है। सिपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम किस कंट्री में है ये जो बताइए, और स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में हुआ था, ये किससे संबंधित है जो बताइए, जिसके कि 50 साल अभी हो गए हैं। ठीक, रशिया जो है इंडिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है और रशिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है आर्म्स ट्रांसफर को। अगर हम ये देखें पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा हमने रशिया से ही जो है आर्म्स इंपोर्ट किए हैं। ठीक, हमने 100 आर्म इंपोर्ट किए 20 सालों में, तो 66% रशिया से किए। और पिछले 20 सालों में जो पैसे हमने दिए भाई, जो इंपोर्ट किया उसका पैसा वापस करेंगे ना डॉलर्स में, तो वो 53 बिलियन डॉलर कुछ किए, उसमें से 35 तो रशिया को ही दिए। तो रशिया को तो हम हटा ही नहीं सकते यार। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अभी जो है इसी सेम पीरियड में देखा जाए तो यूएसए से हमने सिर्फ 4 बिलियन का खरीदा, और इसराइल से भी 4.1 बिलियन का। ठीक, ये 35 बिलियन है, समझ रहे हो, 8 गुना ज़्यादा। खैर, रशिया जो है इंपोर्ट जो करता, रशिया शेयर इन इंडियन आर्म इंपोर्ट वाज डाउन टू अबाउट 50% बिटवीन 260 एंड 20। लेकिन पिछले 4-5 सालों में, ठीक, 2016 के बाद देखा जाए तो जो रशिया से हम इंपोर्ट करते थे, ठीक है, उसमें 50% का गिरावट आई है। ठीक है, जब से नई सरकार आई है तब से यूएसए की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई ना। अब जो अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित। इसको बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी पढ़ा होगा, एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी पढ़ा होगा। वो आपका रामसार जो कन्वेंशन होता है उसके अंतर्गत, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली जो दूषित हो चुकी है, पॉल्यूटेड है आर्द्र भूमियाँ यानी कि वेटलैंड, उनके होता है। भारत में इस समय सांभर लेक है और केवलादेव है, ये 2 लेक जो है भारत में इस समय ऐसी रामसार साइट्स हैं जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आती हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन की। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन भाई साहब एक ऐसा कन्वेंशन है जिसमें कि जो ब्लैक सी है, अगर मैप में आप देखो ब्लैक सी ये आपका दिख रहा है, ठीक, रशिया ये क्रीमिया हो गया, ये सी ऑफ क्या है कमेंट करके बताइए, ये वाला एरिया। ठीक, तो यहाँ पर
टर्की कंट्री है, यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी है, ये आपका ब्लैक सी हो गया। तो इसको जल डब्ल्यू मध्य कई सारे जोड़ते हैं, ठीक। एजियन, मेडिटेरेनियन सी से एजियन सी आ गया, ये आपका पूर्वी हिस्से में पड़ता है ग्रीस के, यहाँ से ऐसे गए, ठीक। और फिर सी ऑफ मरमरा में पहुंच गए, और फिर जो है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट जल डमरू मध्य के होते हुए फिर ब्लैक सी में पहुंच गए, ठीक। तो ये तो बॉस्फोरस स्ट्रेट हो गया, और ये वाला जो स्ट्रेट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं डार्डेनेलिस स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है उसमें ये कहता है टर्की के पास में एक मतलब पावर है कि अगर मान लीजिए वॉर हो जाता है, ठीक, तो जो ये दो जल डब्ल्यू मध्य हैं, बॉस्फोरस को और डार्डेनेलिस को, ये ब्लॉक कर सकता है कि कोई मेडिटेरियन सी से या फिर जो है आपका मदद ना जा पाए, वॉर जो भी वॉर में लिप्त हैं जैसे कि रशिया और यूक्रेन, इनको मदद ना जा सके, या फिर इसका उपयोग इस जल डब्ल्यू मध्य का ना कर पाए वॉर में सहायता के लिए या फिर दूसरे को मारने के लिए, जैसे भी है, ठीक। तो टर्की जो है इसको कह रहा है कि अब मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के अंतर्गत हम तो भाई साहब अब इसको ब्लॉक करेंगे, लेकिन भाई साहब रशिया बेवकूफ़ नहीं है। इसी कन्वेंशन में एक अपवाद भी है, आर्टिकल 19 के जैसे, उसमें ये कहता है, एक्सेप्शन है, अपवाद है कि ब्लैक सी, एक्सेप्शन फॉर द कंट्रीज ऑन द ब्लैक सी, जो भी ब्लैक सी पे कंट्री है उनके लिए एक अपवाद है कि भाई साहब जो टर्की की पावर है रशियन वॉरशिप को रोकने को, उसको वो जो है माफ़ करता है, अब मतलब एक्सेप्शन देता है, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। टर्की ने बोला है कि भैया हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन, आप करेंगे, लेकिन अपवाद के जरिए रशिया भी कहेगा कि भाई साहब तुम कैसे कर रहे हो। अब ऐसे ही होता है, धीरे धीरे एक्सक्लेट होता रहता है, वर्ल्ड वॉर हो जाता है भाई साहब। फिर पता चला रशिया, टर्की ने कुछ बोल दिया, पुतिन गुस्सा आ गया, उसने रशिया ने फेंक के मारे मिसाइल 2-3, तो टर्की भी आ गया इसमें, लिप्त हो गया, ठीक। समझ रहे हो ना कैसे एस्केलेट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी का उपयोग नहीं होने देंगे, हम बॉस्फोरस और डार्डेनेलिस को जो है रोक देंगे, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन में ऐसा बोला गया है, और जो है हमको ये पावर मिलती है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है, कन्वेंशन जो है, सॉरी, ये आपका 1936 में आया था। इसमें आपका टर्की जो है वो कंट्रोल करता है बॉस्फोरस और डार्डेनेलिस स्ट्रेट, और जो कोई भी नेवल वॉरशिप अगर जाती हैं तो यहाँ से ट्रांसफ़र होती है तो उनको रोक सकता है और मना भी कर सकता है। लेकिन एक्सेप्शन है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, जिसमें ये कहा जाता है कि बेटा पिक्चर अभी मेरे बाकी है मेरे दोस्त, हमको नहीं रोक पाओगे तुम। सी ऑफ क्या नाम है इसका, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग का खत्म होता है। कैसा लगा आज का आप लोग को सेशन जरूर बताइएगा। पसंद आता तो लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा आंसर्स को जो मैंने होमवर्क दिया है। कोई डाउट होता है टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन करिए, डिस्कशन करिए, डाउट पूछिए, सारी चीज़ें आप लोग बता जाएगी। इफ़ ओनली यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन 9650347272। चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।